सो हे बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका साइंस टीचर। आई होप यार आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार 15 मिनट शॉर्ट वीडियो का ये है वीडियो नंबर 10 और हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस का क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 11 दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। देखा जाए तो इस चैप्टर में कुछ चीजें कटा था, हमने वन शॉर्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो वो चीज हम लोग यहां भी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं बहुत मेहनत करने के बाद यार मैं एक माइंड मैप रेडी किया है जो कि लगभग सिर्फ 2 स्लाइड का ये माइंड मैप है और काफी बेहतरीन माइंड मैप है। ठीक है, आप अगर आप चाहते हो ये परचेस करना तो आप हमारी वेबसाइट से परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक आपको मिल जाएगी। फिलहाल तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये चैप्टर को 15 मिनट के अंदर खत्म करने का, तो फालतू बात नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि यार वो भी थोड़ा पढ़ लिख के पास वास हो जाए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो यार शुरू करते हैं चैप्टर में। तो देखो यार, हम स्टार्ट, चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले तो हम ह्यूमन आई को जरा देख लेते हैं। ठीक है भाई, क्या काम है? द सेंस ऑर्गन डेट हेल्प अस टू सी। ह्यूमन आई क्या काम क्या करता है? ये एक सेंस ऑर्गन है, सेंसरी, हमारे बॉडी का एक सेंसरी ऑर्गन है जिसका काम क्या होता है? चीजों को देखना। क्लियर है? चलिए, तो ह्यूमन आई में हम लोग को 3 चीज पढ़ना है इंपॉर्टेंट। पहला तो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन देखेंगे एंड देन डिफेक्ट ऑफ विजन देखेंगे। क्लियर है? देन आफ्टर फिर इसके आगे की प्रोसेस वगैरह हम लोग देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम ह्यूमन आई के पार्ट्स को देखते हैं और उसको मैं कर लेता हूं थोड़ा सा जूम। ठीक है, तो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा ह्यूमन आई के फर्स्ट वाले पार्ट को कॉर्निया कहते हैं, फिर ये हमारा एरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, फिर लेंस हो गया, फिर लेंस को संभालने के लिए सिलरी मसल्स हो गए, यहाँ पे लिक्विड होता है जिसको विट्रस ह्यूमर कहा जाता है, ये रेटिना हो गया, रेटिना पे रॉड और कॉन्स पाए जाते हैं। कॉन्स का काम होता है कलर सेंस करना, रॉड का काम होता है डिम लाइट में अच्छे से चीजों दिखना, ऑप्टिक नर्व रेटिना पे जो इमेज बनता है उस इमेजेस को ट्रांसफर करना हमारे दिमाग तक। ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व का काम होता है। तो ओवरऑल एक बेसिक चीजें मैंने आपको आई के बारे में बता दिया है। क्लास 10th में इतना ज्यादा आई के बारे में नहीं जानना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीजें लिखा हुआ है। इट इज वन ऑफ द सेंसिटिव सेंस ऑर्गन प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट एक्ट्स लाइक अ कैमरा की तरह एक्ट करता है, हमारी बॉडी का कैमरा है ये। ठीक है, द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन नोन एज रेटिना। रेटिना पे, आंखों के अंदर जो रेटिना होता है उस पे हमारा इमेज बनता है। ठीक है, थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर द आई इज नोन एज कॉर्निया। कॉर्निया जहां से फर्स्ट टाइम लाइट हमारे आंखों में एंटर करता है, ये वाला पार्ट की बात कर रहे हैं, एकदम आगे का बल्गिंग जो पार्ट है ना, इसको बोला जाता है कॉर्निया। ठीक है, द आई बॉल इज स्पेरिकल इन शेप। आई का जो आई बॉल जो है ना, ये पूरा क्या है? एक स्पेरिकल शेप का है। प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस हेल्प इन एडजस्टिंग ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना। हमारे आंखों में एक लेंस होता है, एडजस्टेबल लेंस होता है जो थिन और थिक होता है। तो थिन और थिक हो जाने से क्या होता है? हम पास की चीजें और दूर की चीजें भी देख पाते हैं। हमारी आंखें अपने आप फोकल लेंथ एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, द डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल इज नोन एज आइरिस। ठीक है, अब ये प्यूपिल जो बीच में होल होता है, जब बहुत ज्यादा लाइट आंखों पे पड़ता है तो प्यूपिल छोटा हो जाता है, बहुत कम लाइट में प्यूपिल बड़ा हो जाता है। उसके मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? उसके मूवमेंट को आइरिस कंट्रोल करता है। हमारी आंखों का जो कलर होता है, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, ब्लू कलर, वो आइरिस का कलर होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्यूपिल रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। जैसे बताया, प्यूपिल छोटा हो गया तो कम लाइट अंदर जाएगा, है ना, और बड़ा हो गया तो ज्यादा लाइट जाएगा। ठीक है, जब देख, और दूसरे लैंग्वेज में बात करें, जब हमारी आंखों पे बहुत ज्यादा लाइट पड़ता है ना, तो हमारी आंखों के अंदर अगर वो लाइट गया तो आंख खराब कर देगा, तो हमारा प्यूपिल छोटा हो जाता है। ठीक है, रियल इन्वर्टेड इमेज हमारी आंखों के अंदर रेटिना पे बनता है। रियल एंड इन्वर्टेड यानी भाई लाइट गई है अंदर और रियल में जाके मीट की है तो रियल इमेज बना है, इन्वर्टेड यानी उल्टा बनता है। ठीक है, रेटिना कंटेन लाइट सेंसिटिव सेल जिसको रॉड और कॉन्स कहते हैं। द लाइट सेंसिटिव सेल सेंड सिग्नल टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें हैं आंखों के बारे में, इतना तो आपको पता होना चाहिए क्लास 10th के लेवल तक। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन को जरा देख लेते हैं। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। हमारी लेंस की एबिलिटी ऑफ लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाए।
दूर के हिसाब से, पास के हिसाब से, यही तो होता है हमारे आंखों का पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, हमारे आंखों का देखने का जो मिनिमम डिस्टेंस है ना 25 सेंटीमीटर, एंड कितना दूर तक हम देख सकते हैं, इनफाइनाइट लेंथ तक हम देख सकते हैं। आप कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्यों नहीं है? आप सन को देखते हो, स्टार्स दिखते हैं ना, हाँ क्लियर नहीं दिखता है कि भाई वहां पे क्या घूम रहा है, बट दिखता तो है ना। तो मतलब अब हमारे प्रेजेंस में तो हम तो उसको इनफाइनाइट लेंथ ही कहेंगे। तो हम कहां तक देख सकते हैं, इनफाइनाइट लेंथ तक हम देख सकते हैं। मिनिमम कितना देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर रिलैक्स होकर, है ना। वैसे पास करोगे तो भी दिखेगा, बट आंखों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आंखों के डिफेक्ट्स के बारे में जरा देख लेते हैं। ठीक है, आंखों का डिफेक्ट्स, कौन कौन सा डिफेक्ट्स है आंखों में। तो डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है, तो पहला है मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, नियर साइटेडनेस। मायोपिया में पास की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। इस केस में होता क्या है, जो इमेज है ना रेटिना से पहले बन जाता है, अहेड ऑफ द रेटिना, रेटिना से पहले इमेज बनता है ना, इसलिए हमको नहीं दिखता है। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस लगाते हैं तो फिर इमेज हमारा रेटिना पे बनने लगता है और हम इजीली देख सकते हैं। यही महाभारत यहां पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में फार साइटेडनेस, दूर की चीजें दिखती हैं, पास की चीजें नहीं दिखती हैं। होता क्या है इसमें जो इमेज है ना रेटिना के पीछे बनता है, उसको करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, जिसकी वजह से इमेज हमारा रेटिना पे आ जाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया क्लियर हो गया। तीसरा है कैटरैक्ट। एक प्रेस बायोपिया भी होता है। प्रेस बायोपिया क्या है, ऐसे लोग जिनको पास का और दूर का दोनों देखने में प्रॉब्लम होता है, तो उनका बाईफोकल लेंस यूज होता है। ठीक है, ये प्रेस बायोपिया हो गया। ठीक है, उसके बाद कैटरैक्ट हो गया। कैटरैक्ट में क्या होता है, हमारी लेंस के आगे फॉग टाइप का, व्हाइटी ब्लैकिश टाइप का फैट जनरली इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें चीजें धुंधला दिखता है। फिर हम लोग उसका मोतियाबिंद जिसको कहते हैं उसका ऑपरेशन कर लेते हैं। फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, है ना, ये सारी चीजें हमारे आंखों के डिफेक्ट्स। ठीक है, चलिए तो ऊपर से हमारी मेन चीजें आंखों का आईज को लेकर क्लियर हो गया। अभी हम लोग देखते हैं डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म, है ना। प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट पड़ती है तो फिर जो वो फिनोमिनन होता है ना, उसको डिस्पर्सन कहा जाता है, और जो कलर्स के स्ट्रिप दिखते हैं उसको स्पेक्ट्रम ऑफ कलर कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इस पार्ट को थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं ताकि और अच्छे से समझा पाऊं। देखो, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म होता क्या है, आप एक ग्लास प्रिज्म ले लीजिए, ठीक है, ग्लास का बना होता है। ठीक है, जब आप इसमें व्हाइट लाइट एंटर कराओगे, मतलब आप सन की लाइट व्हाइट होती है, उसके सामने इस तरीके से एडजस्ट करो, तो जो व्हाइट लाइट है इस तरीके से प्रिज्म के अंदर जाएगा और इस तरीके के इस नंबर ऑफ कलर्स के स्पेक्ट्रम्स दिखेंगे। और इसी स्पेक्ट्रम्स, इसको स्पेक्ट्रम्स नंबर ऑफ कलर जो है ना विबग्योर बोला जाता है। नीचे वायलेट, ऊपर रेड, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है, याद रखना इन सबको नाम क्या बोलते हैं। ये जो स्ट्रिप्स दिख रहे हैं कलर्स के ना, इसको स्पेक्ट्रम कहेंगे। और इस फिनोमिनन को, व्हाइट लाइट कन्वर्टेड इनटू 7 कलर्स, इस फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज डिस्पर्सन। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना, यही महाभारत यहां पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को देख लेते हैं। तो व्हेन अ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, द लाइट विल रिफ्लेक्ट इन द डेंसर मीडियम। मतलब क्या है, जब एक लाइट डेंसर यानी जैसे पानी, वाटर इज द डेंसर मीडियम एंड एयर इज द रेयर मीडियम। ठीक है, अब लाइट जब डेंसर से रेयर में जा रहा है ना, तो एक ऐसा है, मैंने इस एंगल से लाइट डाला है कि वो डेंसर से रेयर में चला जा रहा है, फिर मैंने एंगल थोड़ा और बढ़ाया, फिर थोड़ा, अब रेयर में जो एंगल निकल रहा है वो और कम होता है। एक ऐसा टाइम आएगा कि जिस मीडियम से मैंने लाइट डाला है ना, उसी मीडियम में लाइट वापस आ जा रहा है। डेंसर से लाइट डाला, डेंसर में ही लाइट वापस आ गया, तो वो जो एंगल होता है ना, उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसी वजह से तो होता है ना, निकल ही नहीं पाता, डेंसर से जा रहा है, डेंसर में ही रह जाता है, वापस से बैक हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए कुछ कंडीशंस होना बनता है। पहला, लाइट शुड पास फ्रॉम डेंसर से रेयर मीडियम में जाना चाहिए, पहला थिंग। सेकेंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, वो शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से ज्यादा वाला कोई भी एंगल रखोगे तो डेंसर में लाइट डालोगे, डेंसर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल एंगल होता क्या है, देख लो डेफिनेशन कह रहा है, क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ठीक है, यही होता है हमारा क्रिटिकल एंगल।
क्लियर हो गया? चलिए, तो ये टॉपिक तो हमारा हो गया खत्म। नेक्स्ट है, हम लोग स्टार्ट करते हैं कलरफुल वर्ल्ड वाले में, थोड़ा रेनबो के बारे में। रेनबो कैसे फॉर्म होता है, रेनबो कैसे फॉर्म होता है? तो देखिए, इट इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई। नेचुरल स्पेक्ट्रम फिनोमिनन है जो स्काई में अपीयर होता है आफ्टर रेन शॉवर, जब बारिश हो जाती है उसके बाद का। ठीक है, रेनबो इज ऑब्जर्व इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। अगर इस तरफ सन है तो सन की लाइट इधर आ रही है तो रेनबो आपको इधर ही दिखेगा। जिधर सन है लोग उधर ही देखने लगते हैं, तो उधर नहीं मिलेगा। सन जिधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में देखिए आफ्टर रेन शॉवर, तो आपको आराम से रेनबो 7 कलर्स आपको दिखेंगे। ठीक है, तो रेनबो बनने के लिए 3 फिनोमिनन होना कंपलसरी है। पहला डिस्पर्सन होना, डिस्पर्सन यानी जो 7 स्पेक्ट्रल कलर्स देख रहे हैं इस फिनोमिनन को डिस्पर्सन कहते हैं। रिफ्रैक्शन होना, रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है? एयर से लाइट वाटर बबल्स में जा रहा है, फिर वाटर बबल से एयर में आ रहा है, तो यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। और इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, लाइट अंदर जाकर फिर अंदर ही 2-3 बार रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, तो इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 फिनोमिनन अगर हो रहा है तो आपको रेनबो देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को जरा देखते हैं, क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? द रिफ्रैक्शन बाय डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, तो द रिफ्रैक्शन बाय डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, और फिर जब लाइट आसमान से आ रही होती है और इन लेयर से जो रिफ्रैक्शन होता है, इन एक लेयर से दूसरे लेयर में जाना, इस प्रोसेस को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं, लाइक अपरेंट फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड अ हॉट ऑब्जेक्ट। आप देख लो, आप जहां बैठे हो अपने आगे कोई आग जला लो, तो आग जब आग की जो वो होंगे ना फ्लेम्स, उस फ्लेम के पीछे देखोगे जो भी लोग बैठा हुआ वो ऐसा हिलता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि हवा वहां की गर्म हो जाती है और जो लाइट आती है वो गर्म हवा से ठंडे हवा तक, तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से तुमको चीजें ऐसे हिलती हुई दिखती हैं। ठीक है, स्टार नियर द हॉरिजन अपीयर स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, हॉरिजन के नीचे अभी सूरज उगा नहीं है, फिर भी आपको उगा हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल जो सन है ना वो हॉरिजन के नीचे है, बट जो उसकी लाइट आ रही है ना इस तरीके से रिफ्रैक्ट होकर तुम्हारी आंखें तक पहुंच रही है कि उसका जो रियल व्यू है ना वो हॉरिजन के ऊपर दिख रहा है। मतलब एक्चुअल में सूरज उगा नहीं होता है, फिर भी 2 मिनट पहले आपको सूरज उगा दिख जाता है। ठीक है, एडवांस सनराइज, एडवांस डिले, यही चीज है। ठीक है, अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ सन डिस्क। आप कभी कभी देखते हो दोपहर में सन जो होता है, सन की आउटर पार्ट होता है वो ऐसे घूमता हुआ दिखता है, एक्चुअली वो फ्लिकर करता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एक्चुअल में वैसा होता नहीं। ठीक है, स्टार का ट्विंकल होना, स्टार की लाइट इतनी दूर से आ रही है और हमारे एटमॉस्फेयर में जब एंटर करती है तो वेराइटीज ऑफ एटमॉस्फेयर्स हैं, जब वहां से गुजरती है तो बार बार बेंडिंग ऑफ लाइट्स होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो लाइट की बेंडिंग होगी, जिसकी वजह से स्टार हमको ट्विंकलिंग करता हुआ दिखता है। क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट है हमारा टिंडल इफेक्ट या स्कैटरिंग इफेक्ट। किसको कहते हैं? लाइट आकर स्कैटर हो जाना, फैल जाना, इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट आपको पता ही होगा, नहीं पता तो बता दे रहा हूं। देखो, व्हेन बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डस्ट, जैसे इन सबसे टकराती है, द पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल, तो जो लाइट की पाथ है ना वो दिखने लग जाता है। दिस नोन एज टिंडल इफेक्ट, इसको ही टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है कौन से लाइट कितना ज्यादा स्कैटर करेगी। ठीक है, वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, जो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं ना ज्यादातर वो ब्लू लाइट को स्कैटर करता है, इसीलिए स्काई ब्लू दिखने लगता है, क्योंकि स्काई के टॉप में ना वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो जब लाइट उसमें पड़ता है तो बाकी को एब्जॉर्ब करके ब्लू लाइट को स्कैटर कर देता है, जिसकी वजह से चीजें ब्लू ब्लू दिखती है। ठीक है, लार्ज साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, जैसा रेड कलर वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए, और टिंडल इफेक्ट का फोटो यही रहेगा, जंगलों में या जंगल में ऐसे कभी लाइट इस तरीके से स्कैटर करते हुए दिखती होगी आपको। ठीक है, चलिए अगला है व्हाई स्काई अपीयर ब्लू इन कलर। स्काई ब्लू कलर का क्यों दिखता है? तो देखो, द कलर ऑफ स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट की जब भी कलर वगैरह की बात करें ना तो कौन सा फिनोमिनन हो रहा है वहां पे स्कैटरिंग हो रहा है। ठीक है, याद रखना। और अगर कोई फ्लिकर हो रहा है, वो पहले दिख जा रहा है, बाद में दिख जा रहा है, ये सारी चीजें आएंगी तो समझ जाना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये 2 चीज याद रखना। ठीक है, सो द कलर ऑफ स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, फाइन पार्टिकल इन एयर विल स्कैटर द ब्लू कलर मोर स्ट्रांगली देन रेड। दैट्स व्हाई स्काई हमको ब्लू कलर का दिखता है।
ठीक है। एंड आखिरी क्वेश्चन है, व्हाई स्काई अपीयर्स रेड इन कलर ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट के टाइम पे स्काई क्यों रेड कलर का दिखता है? तो देखो, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन पे होता है, पासेस थ्रू थिकर लेयर ऑफ एयर के होकर जाता है, एंड लार्जर डिस्टेंस होने की वजह से अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग आवर आइज तक आने में दूर हो जाता है, हॉरिजन पहुंच गया तो लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वुड ट्रेवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस रिजल्टिंग इन व्हाइट अपीयरेंस ऑफ सन, व्हाइट हो जाता है। नियर द हॉरिजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड away by the particles, therefore the light that reaches our eye is longer wavelength, hence the reddish color will be apparent। ठीक है, तो ये इसका मेन रीजन है। आई होप आप इस चीज को ध्यान में रखोगे और ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको एग्जाम्स में। तो 15 मिनट हो गए और इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। आई होप आप वीडियो को एंजॉय किए होंगे। बाकी कुछ भी नोट्स वगैरह परचेस करना है तो हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी पहली लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।